18 साल की रश्मि जब 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है तभी उसकी माँ स्वर्णा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रश्मि के पिता वनराज कुछ ही महीनों बाद यामिनी नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं, जिसका पहले से ही एक 16 साल का बेटा होता है और उसका नाम पीयूष होता है। यामिनी पहले तो रश्मि के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन धीरे धीरे रश्मि की सौतेली माँ अपने असली रंग दिखाने शुरू करती है। पीयूष बेटा, ये लो, ये बर्गर और फ्राइज खा लो और ये साथ में कोक भी लो। अब पापा जब हैदराबाद से आएंगे ना, तब वो तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए लाएंगे। ओके माँ। माँ, मुझे भी दो ना, मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। नहीं नहीं, तुझे तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। चली जा यहाँ से। और हाँ, तुझे याद है ना, आज तुझे पूरे घर को साफ करना है और साथ ही मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े और चटनी बनानी है। हाँ माँ, मुझे याद है, मैं सारे काम कर दूंगी, लेकिन उसके बाद तो मुझे बर्गर मिलेगा ना? हाँ हाँ, देखूंगी। यामिनी रश्मि से सारा काम कराती है और रश्मि बेचारी इसी बात की आस लगाए होती है कि उसे खाने के लिए बर्गर मिलने वाला है। लेकिन जब यामिनी उसे बर्गर देती है तब उस पर कचरा लगा हुआ था। माँ, ये बर्गर तो खराब हो चुका है। हाँ, मुझे पता है, डस्टबिन में से निकाल कर दिया है तुझे। वो क्या है ना कि पीयूष ने आधा ही खाया था, इसीलिए। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ए लड़की, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। वो तो शुक्र मना कि तुझे मैं इतना तो दे रही हूँ। हाँ, और हाँ, तू यूं मुझे माँ माँ कहकर मत पुकारा कर। मैं तेरी कोई माँ वाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पीयूष की माँ हूँ। तू सिर्फ मुझे यामिनी जी कहकर पुकारा कर। ठीक है यामिनी जी। यामिनी अब रश्मि पर खूब अत्याचार करने लगती है। पीयूष पढ़ाई में कमजोर होता है और रश्मि पढ़ाई में बहुत होशियार होती है, जिस वजह से यामिनी को बहुत जलन होती है। यामिनी, चलो ना, वॉक करके आते हैं। नहीं वनराज, मुझे वो किचन का काम निपटाना है, इसीलिए तुम अकेले ही जाओ। ठीक है। वनराज वॉक पर जाता है। तभी यामिनी रश्मि से किचन की पूरी सफाई करवाती है। यामिनी जी, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन ग्रुप स्टडी के लिए मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अरे आग लगे तेरे ग्रुप स्टडी को। तेरे बाप के आने से पहले सारा काम पूरा कर, वरना। यामिनी गुस्से से उसे मारने लगती है। आ आई ना तेरे भेजे की अक्ल ठिकाने पर। थोड़े दिनों के बाद जब रश्मि की एग्जाम होती है, तभी यामिनी उसके कमरे को बाहर से लॉक कर देती है और वनराज पीयूष को कॉलेज लेकर जाता है। जब रश्मि देखती है कि उसका कमरा बाहर से लॉक हो चुका है, तब वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पीयूष, पापा, यामिनी जी, प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है? रश्मि बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसका एग्जाम का समय निकला जा रहा था। हे भगवान,
एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अब मैं क्या करूंगी? इस दरवाजे को तोड़ना ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर में तीनों भी नहीं है। ये मेरी फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम है। अगर मैंने ये एग्जाम नहीं दी तो मुझे ये पूरा साल फिर से रिपीट करना होगा और मेरे ग्रेजुएशन में भी रुकावट आएगी। फिर रश्मि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। उतने में यामिनी बाहर से दरवाजा खोल देती है। थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू सो मच। मुझे एग्जाम के लिए देर हो रही है, मैं आपसे आकर मिलती हूँ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। लेकिन जैसे ही रश्मि घर के बाहर कदम रखने जाती है, वो फर्श पर पड़े कांटों पर पांव रख देती है और उसे गहरी चोट आती है। आ क्यों रे? तुझे क्या लगा कि मैं तुझे एग्जाम में जाने के लिए तेरे रास्ते में फूल बिछाऊंगी? अरे हट, तुझे तो मैं एग्जाम में जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि तू अगर पढ़ेगी तो मेरी फ्री की नौकरानी कौन बनेगी? हाँ? यामिनी जी, आप ये क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तू मेरी सगी बेटी नहीं है। जैसे मैं तेरी सौतेली माँ हूं, वैसे ही तू भी मेरी सौतेली बेटी है और मैं तुझे कभी खुश रहने नहीं दे सकती। इतना कहकर यामिनी रश्मि को मारने लगती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने वनराज को कुछ भी बताया तो उसे वापस मारेगी। रात में यामिनी अपने आप ही अपने बदन पर बैंडेजेस और पट्टियां लगा के आती है और वनराज के सामने रोने का नाटक करती है। वनराज, वनराज, मुझे अपनी इस खतरनाक बेटी से बचा लो वनराज, ये मुझे एक दिन मार ही डालेगी। क्या हुआ यामिनी? तुम्हें इतनी सारी चोटें और रश्मि तुम्हें भी? ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? वनराज, आज सुबह जब तुम और पीयूष घर के बाहर निकले, तभी रश्मि को लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया था और जब मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, तभी रश्मि ने मुझे बहुत मारा और तो और उसने अपने पैरों पर भी चोट लगा ली ताकि वो तुम्हारे सामने झूठ मूठ का नाटक कर सके। यामिनी जी, क्यों झूठ बोल रही हो आप? पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चुप रहे तू। मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। तेरा ही चक्कर चल रहा होगा बाहर कहीं। रश्मि, तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद और कॉलेज जाना भी बंद। अब तुम घर पर ही रहोगी। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। रश्मि कुछ कह पाती उससे पहले ही वनराज बाहर आंगन में से एक बड़ी लकड़ी लाता है और वो लकड़ी से रश्मि को मारने लगता है। बेचारी रश्मि दर्द से कहराने लगती है। हाँ हाँ पापा, मुझे दर्द हो रहा है पापा, मुझे मत मारो पापा, प्लीज पापा। रश्मि, आज से घर के बाहर नहीं जाओगी तुम। सिर्फ घर में ही रहकर घर के काम करोगी। अब यही तुम्हारी सजा है। और कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? अब तुम अपने जन्मदिन को भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें सजा देकर ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाऊंगा। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा, यामिनी जी झूठ बोल रही है।
मैंने कुछ नहीं किया है पापा। चुप हो जाओ तुम रश्मि। माना कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और इतिहास गवाह है कि आज तक हर सौतेला रिश्ता झूठा और फरेब से भरा हुआ रहा है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी ममता जिस तरह पीयूष के प्रति है वैसे ही तुम्हारे प्रति भी है। हाँ, बड़ी टॉपर बनी फिरती थी ना, अब रहे घर पर ही। बेचारी रश्मि अब तो अपने सगे पिता का प्यार और स्नेह भी खो चुकी थी। यामिनी ने वनराज को उसकी बेटी रश्मि से दूर कर दिया था। अब रश्मि कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती और अगले दिन जब उसका जन्मदिन होता है तभी खुशियां मनाने की जगह वो बेचारी दिन भर घर में काम करती रहती है। बेचारी बेबस लाचार रश्मि, आज जहाँ तुम्हें अपने जन्मदिन का केक काटना चाहिए वहाँ तुम घर में नौकरानियों की तरह काम कर रही हो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं यामिनी जी, मुझे मेरे अपनों ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मेरे भगवान जी वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे ये बात पता है। रश्मि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ स्वर्णा की तस्वीर देखकर बहुत रोने लगती है। माँ, काश तुम आज यहाँ होती, मेरे पास, मेरे साथ। आप मेरा पसंदीदा केक बनाती और मेरे लिए नए कपड़े लाती और शाम में मेरा फेवरेट कैरेट केक भी लाती। आई मिस यू माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, सुखी रहो। तभी अचानक से वहां पर यामिनी आ जाती है और वो रश्मि के हाथ से स्वर्णा की तस्वीर को छीनकर फर्श पर पटक देती है। यहाँ बैठकर आंसुओं की बाल्टियां भरना छोड़ और वहां बाथरूम में जाकर पानी की बाल्टियां भर, क्योंकि 1 घंटे में पूरे मोहल्ले का पानी जाने वाला है और सीधे सुबह 4 बजे ही आएगा। और हाँ, तुझे कल सुबह 4 बजे उठना होगा पानी भरने के लिए, समझी क्या? हाँ यामिनी जी, मैं उठ जाऊंगी। यामिनी वहां से चली जाती है और बेचारी रश्मि अपनी माँ की फोटो को देखकर वापस रोने लगती है। अगले दिन सुबह रश्मि के अलार्म की सेल खत्म होने के कारण अलार्म बजता ही नहीं और उस कारण वो उठ नहीं पाती। और जब ये बात यामिनी को पता चलती है तब रश्मि को सोते हुए देख यामिनी का पारा हाई हो जाता है और गुस्से से वो सोई हुई रश्मि को मारने लगती है। रश्मि हड़बड़ाते हुए उठती है और दर्द के कारण जोर से चीखने लगती है। आ, आ, मत मारिए मुझे, मत मारिए यामिनी जी, प्लीज। तुझे जब मैंने कहा था कि सुबह 4 बजे उठना, तब तू उठी क्यों नहीं? अब पानी कहाँ से आएगा? तेरी मरी हुई मनहूस माँ लाकर देगी क्या हमें? हाँ? नहीं, माफ कर दीजिए मुझे, वो अलार्म बजा ही नहीं। बहाने मत दो रश्मि, तुम्हारे कारण अब हम सब प्यासे रहेंगे। पीयूष, बेटा वो पानी के टैंकर वाले का नंबर है ना तुम्हारे फोन में? हाँ पापा। उसे फोन लगाओ और बुलाओ यहाँ। कहाँ है तुम्हारा गुल्लक? अब तुम्हारे इतने सालों के इकट्ठे किए हुए पैसों से ही मैं सारे खर्चे करूंगा
और खबरदार, जो तुमने पानी को हाथ तो क्या, पानी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अब तुम्हें अगले 10 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। मरो भूखी प्यासी, मुझे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पापा, पापा प्लीज। वनराज रश्मि का गुल्लक फोड़ता है और उसके गुल्लक से सारे पैसे निकालता है और अगले 2 दिनों तक रश्मि भूखी प्यासी ही रहती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब रश्मि की सहनशीलता खत्म हो जा रही थी। दिन भर भूखी प्यासी काम करके उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। मुझे प्यास लगी है, मैं और नहीं रह सकती हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहूँ और अपनी जिंदगी अकेली ही जीऊँ, वही सही रहेगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे तभी रश्मि अपना सूटकेस पैक करके घर से भाग जाती है और मुंबई आ जाती है। वही अगली सुबह जब रश्मि घर पर नहीं होती तभी यामिनी, वनराज और पीयूष तीनों के तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। हो ना हो, वो पक्का अपने यार के साथ भागी होगी। बहुत अय्याशी और मौज मस्ती करने का नशा चढ़ा है उसे। वनराज, तुम कैसे भी करके उसे फिर से वापस ले आओ, वरना उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वनराज 24 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट दर्ज कराता है। वही यामिनी अब बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सच में कहीं भाग गई होगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी मुफ्त की नौकरानी कौन बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आना ही होगा। मुंबई शहर जाने के बाद रश्मि हर जगह काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, जिस कारण वो लोगों के बूट पॉलिश करने लगती है। ठीक से साफ कर, वरना तुझे मैं चौवन्नी भी नहीं दूंगा, समझे तो? ठीक है साहब। रश्मि उस आदमी के बूट की पॉलिश करती है। ये क्या, इतनी घटिया पॉलिश कौन करता है भला? मेरे जूते चमक ही नहीं रहे। चल हट, तुझे तो मैं पैसे ही नहीं दूंगा। लेकिन साहब, रुकिए तो, प्लीज मेरे पैसे दे दो साहब। वो आदमी अपनी कार में बैठकर जाने लगता है और रश्मि नंगे पांव उसकी कार के पीछे भागती है। साहब, साहब, रुकिए तो साहब, मेरे पैसे दे दीजिए मुझे, रुकिए साहब। भागते भागते उस रास्ते पर रश्मि एक कार से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओह नो, इस लड़की को तो गहरी चोटें आई है पापा। हाँ बेटा, लगता है ये लड़की उस कार के पीछे भाग रही थी और भागते भागते गलती से ये हमारी कार से टकरा गई। निहार बेटा, इससे पहले कि इसका ज्यादा खून बहे, वी नीड टू रश टू द हॉस्पिटल। यस पापा। रश्मि भागते भागते निहार की कार से टकराती है, जो कि रश्मि की उम्र का ही होता है। निहार और उसके पापा अनुपम जब रश्मि को देखते हैं तब वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ घंटों के उपचार के बाद रश्मि को होश आ जाता है। उसकी चोटों पर पट्टी लगाई जाती है। थैंकफुली माइनर एक्सीडेंट था और ज़्यादा डीप और ब्रूटल इंजरीज नहीं आई है। पेशेंट को होश आ गया है। आप में से कोई एक
उनसे मिल सकता है। निहार बेटा, तुम जाओ अंदर। ठीक है पापा। निहार हॉस्पिटल रूम में जाता है और रश्मि से बात करता है। और तभी रश्मि रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। व्हाट? रश्मि, आई एम वेरी मच सॉरी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी तुम्हारी सौतेली माँ ने किया, उसके बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुमने तो उस दर्द को सहा है। रश्मि, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर निहार रश्मि को घर ले जाता है और तभी निहार की माँ गीतांजलि रश्मि के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। खाओ रश्मि बेटा, खाओ। ये लो, ये खास गांव के काजू किशमिश वाली खीर है। थैंक यू आंटी। माँ के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार और स्नेह से खाना खिलाया है। रश्मि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घर जितना हमारा है उससे कई ज़्यादा अब तुम्हारा भी है। और हाँ, तुम और मैं अब साथ में कॉलेज जाएंगे रश्मि, और तुम भी पढ़ोगी। तुम अपने सपनों को साकार करके ही रहोगी, ठीक है? सुन रही हो ना? हाँ निहार, आप लोग जो मेरे लिए कर रहे हो, मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। सच में आप लोग मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हो। रश्मि का जीवन अब पूरी तरह बदल जाता है। वो अब उसी घर में रहने लगती है और निहार के साथ कॉलेज जाने लगती है। वही अब यामिनी को घर का सारा काम करना पड़ता है। सत्यानाश हो उल्टा कल मोही का। खुद तो पिंजरे से उड़कर फुर्र हो गई और मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। दिन भर काम कर करके ही मेरी सुंदरता खराब हो जानी है। ये क्या से क्या हो गया। जब रश्मि थी तब मैं ऐशो आराम के साथ जीती थी, एकदम मालकिनों की तरह। और अब मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ फिर से। दूसरी तरफ रश्मि और निहार दोनों कॉलेज के बाद कैफेज, पार्क, थिएटर एंड शॉपिंग मॉल घूमने जाते हैं। रश्मि, घूमते हुए मज़ा तो आ रहा है ना? हाँ निहार, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। तुम ऐसे ही खुश रहा करो, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना, तब अंधेरे में भी रोशनी जैसी जगमगाहट फैल जाती है। और जहाँ एक तरफ रश्मि नई जिंदगी में खुशियाँ मना रही होती है, वही यामिनी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वनराज, रश्मि का कुछ पता चला क्या? पुलिस से कुछ खबर मिली? नहीं यामिनी, अब तक कोई खबर नहीं मिली है। पुलिस ने अपना 100% दिया है, लेकिन रश्मि कहीं नहीं मिली। आई थिंक अब हमें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। जब उसे हमारी कोई पड़ी नहीं है, तो हम क्यों उसकी इतनी चिंता करें? अब वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े और अदरक वाली चाय बनाओ। इतना कहकर वनराज वहाँ से चला जाता है। बस दिन रात पकोड़े ही तलूं, यही रह गया है मेरे जीवन में। यामिनी, अब तो सच में ऐसा लगता है कि वो लड़की कभी वापस नहीं आएगी। दिन रात काम करके यामिनी की हालत खराब होने लगती है। वही रश्मि और निहार अपना ग्रेजुएशन
और मास्टर्स पूरा कर लेते हैं और वक्त के साथ दोनों को अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी मिल जाती है और दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इसीलिए गीतांजलि और अनुपम दोनों साथ बैठकर उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं। अनुपम जी, क्या आपको भी वही नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है? हाँ गीतांजलि जी, दोनों बच्चे एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। सच बताओ तो जब निहार ने रश्मि को पहली बार इस घर में लाया था, तभी मैंने सोच लिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। और देखिए तो किस्मत का खेल, आज निहार रश्मि के प्यार में पागल हो चुका है। हमें जल्द ही उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हाँ अनुपम जी, लेकिन उन दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। उनके प्यार के रिश्ते की अब तक शुरुआत भी नहीं हुई है, तो फिर उन्हें बिना बताए उनकी शादी की तैयारियां शुरू करना क्या सही रहेगा? आई थिंक नो, हमें थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए। क्या पता बच्चों को हमारा उनकी शादी के बारे में सोचना सही ना लगे। रश्मि और निहार दोनों एक दूसरे से प्यार तो करने लगते हैं, लेकिन वह दोनों भी अपने प्यार का इजहार करने से कतराते हैं। एक दिन जब वैलेंटाइंस डे होता है, तभी निहार रश्मि के लिए गुलाब का फूल लाता है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। रश्मि तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे उसके लिए जो फीलिंग्स है वो दोस्ती से बढ़कर है। मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। क्या हुआ निहार, तुम इतनी सुबह सुबह मेरी बालकनी में क्या कर रहे हो? और ये बंदरों की तरह तुम बालकनी में कब से आने लग गए? अरे वो आई एम सॉरी रश्मि, लेकिन वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू रश्मि, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा साथ दोगी? हाँ निहार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू निहार। हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। व्हाट? ये मैं बहुत खुश हूँ रश्मि, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो दोनों गीतांजलि और अनुपम को भी सब बता देते हैं। फिर उन दोनों की शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी के दिन अचानक से रश्मि अपने कमरे से गायब हो जाती है। पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन रश्मि कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई वो। माँ, पापा, कहीं रश्मि को उसकी सौतेली माँ यामिनी तो नहीं ले गई फिर से? पता नहीं मेरी रश्मि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माँ, पापा, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। निहार बेटा, रुक जाओ। बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि 24 घंटे पूरे होने तक पुलिस किसी के लापता होने की कंप्लेन नहीं लेता है। शादी के दिन रश्मि के गायब होने के कारण निहार, गीतांजलि और अनुपम बहुत घबरा जाते हैं और वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलती। वही यामिनी और वनराज पीयूष के नाम पर सब कुछ कर देते हैं और पीयूष अपना नया बिजनेस शुरू करता है। कांग्रेचुलेशंस पीयूष बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और तरक्की करो। अच्छा बेटा, तुमने वो स्वीट्स खाए कि नहीं जब मैंने तुम्हें भेजे हैं? हाँ माँ, खा लिए हैं मैंने।
अच्छा माँ, मैं अभी फोन रख रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, बाय। अरे लेकिन पीयूष फोन कॉल कट कर देता है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है कि इसके पास 2 मिनट चैन से बात करने के लिए भी समय नहीं है। बहुत देर के बाद रश्मि निहार के लिए गिफ्ट लेकर आती है। रश्मि, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना घबरा गया था। रश्मि बेटा, हमारी तो जान ही निकल गई थी, सच में। निहार, गीतांजलि आंटी, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं आप लोगों को कॉल भी नहीं कर पाई और रास्ते में मुझे ट्रैफिक मिल गई। मैं ये गिफ्ट लेने गई थी निहार के लिए। हाउ स्वीट। लेकिन रश्मि, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अगली बार से बाहर जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो और अकेली कहीं मत जाना। तुम्हें पता है ना कि सब कुछ कितना डेंजरस है तुम्हारे लिए। जो हुआ सो हुआ। रश्मि बेटा, निहार, चलो, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। सारे मेहमान आ गए हैं। रश्मि और निहार दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। कुछ ही महीनों बाद पीयूष के भी कीर्ति नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है और यामिनी अपनी नई बहू के आने से बहुत खुश हो जाती है। कीर्ति बहू, ये लो, ये शगुन के जेवर है। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये मेरे और वनराज की तरफ से तोहफा। थैंक यू सासू माँ। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। लेकिन यामिनी को इस बात की खबर नहीं होती है कि उसकी बहू तो उससे भी ज्यादा चालू और चंट है। कीर्ति यामिनी और वनराज के खिलाफ पीयूष के कान भरती है। पीयूष, ये सासू माँ और ससुर जी कब तक हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर रहने वाले हैं? नहीं मतलब कुछ प्राइवेसी वगैरह नाम की चीज है या नहीं? लेकिन कीर्ति, अब माँ और पापा इधर नहीं रहेंगे तो किधर रहेंगे? आई डोंट नो। तुम्हारे सौतेले पिता इतने भी बुढ़े नहीं है जो उनसे कुछ काम धाम नहीं होगा। पीयूष, अभी तो चल जाएगा, लेकिन आगे का क्या? आगे हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर है। हमें एक एक पैसे की सेविंग करनी होगी। हम लोग हमारे पैसे इन पर खर्च नहीं कर सकते। हाँ कीर्ति, ये भी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या करें फिर? हमें सासू माँ और ससुर जी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या? इसमें इतनी हैरत क्यों महसूस हो रही है तुम्हें? सही ही तो कह रही हूं मैं। तुम्हारे माँ पापा में अकेले जीने का अब भी दम है, और फिर कुछ जरूरत पड़ी तो हम दोनों तो है ही उनकी सेवा के लिए। क्यों? मैंने सही कहा ना? पीयूष पहले तो यामिनी और वनराज को घर से बाहर निकालने के इस फैसले के लिए रजामंदी नहीं देता, लेकिन कीर्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो हाँ कर देता है और यामिनी और वनराज को घर के बाहर निकाल देता है। ऐसा मत करो बेटा, हम दोनों इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हमें घर के बाहर मत निकालो। कीर्ति बहू, कुछ समझाओ ना पीयूष को। पीयूष ने जो कुछ किया है एकदम सही किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू पीयूष। पीयूष, तू ये बहुत गलत कर रहा है। भूल मत, आज जिस घर में तू रह रहा है और जिस प्रॉपर्टी का तू घमंड कर रहा है वो मेरी और वनराज की है। आपकी प्रॉपर्टी है नहीं थी,
अब वो मेरी है। आपको जो सोचना है सोच लो, जो कहना है कह लो, लेकिन यही सही डिसीजन है। और अब हम दोनों आपका बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकते माँ। चले जाओ यहां से। पीयूष वनराज और यामिनी के मुंह पर दरवाजा लगा देता है। जिस दिन यामिनी और वनराज घर से बेघर होते हैं, उसी दिन रश्मि का प्रमोशन होता है और वह कंपनी की सीईओ बन जाती है। फिर एक दिन रश्मि अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए कार में सवार होकर उसी शहर में आती है जहां यामिनी और वनराज रहते हैं। तभी वो सड़क के फुटपाथ पर बूढ़े यामिनी और वनराज को देखती है, जो बेसहारा और बेबस होकर वहां बैठे होते हैं। फिर वो गाड़ी रोककर उनके पास चली जाती है। पापा, यामिनी जी, आप दोनों यहाँ फुटपाथ पर, लेकिन कैसे? रश्मि। वनराज और यामिनी दोनों भावुक होकर रश्मि के गले लगते हैं और उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि कैसे पीयूष ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हमें माफ कर दो रश्मि बेटा, खास करके मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ कि तुम्हें अपने खुद के घर से ही भागना पड़ा। आज मेरे सगे बेटे ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया बेटा, और कुछ नहीं। मुझे भी माफ कर दो रश्मि बेटा, मैं कभी अच्छा बाप बन ही नहीं पाया। अगर मुझे पता होता कि यामिनी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तो मैं तुम पर जरा सी भी आँच नहीं आने देता। लेकिन मैं यामिनी के बहकावे में इतना बहक गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और फिर तुम्हारे साथ इतना गलत किया। आप दोनों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, स्पेशली आप यामिनी जी, मैं वो अगले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। मैं आपको माफ तो कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि दुश्मनों का भी भला करना चाहिए। और फिर आप तो मेरी सौतेली माँ हो। मैं आप दोनों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए। फिर रश्मि इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपने सौतेली माँ और पिता की देखरेख करती है और उन्हें एक अच्छे घर में रहने की जगह देती है, और हर हफ्ते वो उन्हें पैसे भी भिजवाती रहती है। रश्मि का अपने पिता और सौतेली माँ के प्रति इतना प्यार भरा व्यवहार देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं।